अस्सलाम वालेकुम। आज हम करंट अफेयर में जो पढ़ेंगे तो हमने एनालिसिस करना है कि यूएसए में जो है वो कितने मिलिट्री एड या वेस्ट ने मिलिट्री एड कितनी दी है इसराइल में जो उसका कॉन्फ्लिक्ट था। फिर उसके बाद अफगानिस्तान में यूएसए ने जो है 20 साल रहा है तो उसके कितने डॉलर जो है वो स्पेंड हुए। फिर अभी रशिया यूक्रेन में वेस्ट कितनी सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए कोई भी वॉर जो है वो वॉर इज नॉट द एंड, इट्स द बिगनिंग एंड ओनली persons which have been killed in war saw the end of war या see the end of war। वही चीज वही इंसान देखते हैं जंग का खात्मा जो मर जाते हैं। तो अभी ये जो इतना डॉलर इन्वेस्ट किए, इतने डॉलर एक्सपेंड हो रहे हैं वॉर में, अगर यही आपस में रिकॉन्सिलिएशन करते ये एक दूसरे के साथ जो है वो मुफाहमत से जो है डिप्लोमेटिक वे से चीज़ों को मल्टीलेटरली या बायलैटरली चीज़ों को सॉल्व कर लेते तो शायद इससे 10 to 15 टाइम्स कम जो है वो इन्वेस्टमेंट होनी थी या एक्सपेंसेस होने थे। विन विन अप्रोच मॉडल जो है वो आज के दौर में आप किसी के ऊपर हार्ड पावर से रूल नहीं कर सकते, सॉफ्ट पावर यूज कर रहे हैं आज के दौर में जैसे चाइना यूज कर रहे हैं। विन विन अप्रोच, ठीक है। तो अभी उसने इंडिया के साथ जो उसके प्रॉब्लम है वो भी उसने कम करने की कोशिश की। तो मैन पैड एक मिसाइल है, यूक्रेन ट्रूप्स ने जो है ये मैन पैड मिसाइल भी यूज की है। मैन पैड मिसाइल होते हैं मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। ये मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। सरफेस टू एयर मिसाइल होते हैं जो हवा के अंदर, ये ना काफी टर्म आती है, जैसे आज इसराइल ने अटैक किया तो वो भी सरफेस टू एयर मिसाइल था। ईरान ने जो अटैक किया था वो तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल अटैक। सरफेस टू सरफेस अटैक में ये होता है कि आप अपनी सरफेस से शुरू करते हैं और उनकी सरफेस पे जाके अटैक करेंगे। सरफेस टू एयर मिसाइल में जो है वो एयर स्पेस यूज होती है या नेवी वो यूज होती है, एयरफोर्स। तो ये मैन पैड भी एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। उसके अलावा फिर एक फैक्ट एंड फिगर थोड़े से देख लें ताकि आपको पता चले कितना जो है वो कितने डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई है, कितने डॉलर जो है वो वेस्ट हो गए हैं। तो पीएम मोदी eyes the problem in India is not a majority of Hindu but a fertile surfeit of 200 million Muslim। 15% इंडिया का बनाते हैं। ये एक फैक्ट एंड फिगर ऐसे याद रख लो कि हमारे पाकिस्तान में 220 मिलियन 22 करोड़ है मुस्लिम, और इंडिया में 20 करोड़ है मुस्लिम, याद रखना। और उनकी आबादी का 15%। हमारे पूरे पाकिस्तान में 22 करोड़ है मुस्लिम, और पाकिस्तान 5वें नंबर पे है मुस्लिम पॉपुलेशन। पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में वैसे आबादी के लिहाज से 5वें नंबर पे कंट्री है, और मुस्लिम पॉपुलेशन के लिहाज से दूसरे नंबर पे कंट्री है। पहले नंबर पे इंडिया, सॉरी इंडोनेशिया, ठीक है। और अगर इंडिया में बात करें तो 20 करोड़ आवाम इंडिया में रहती है, क्योंकि इनकी आबादी भी बहुत ज़्यादा है ना, 2 अरब है ऑलमोस्ट। 20% ऑफ द वर्ल्ड लिव्स इन इंडिया एंड चाइना। चाइना में भी 20%, 2 अरब जो है वो इंडिया की है, ऑलमोस्ट 2 अरब जो है वो चाइना की है। इसके बाद हम देखते हैं कि जी 2000 मार्च तक जो है, मार्च 2000 तक वेस्टर्न जो थी गवर्नमेंट्स जो हैं, वेस्ट सारा इनके साथ है, यूक्रेन के साथ, तो 380 बिलियन डॉलर जो है वो स्पेंड कर चुके हैं वेस्ट।
तो कितनी बड़ी अमाउंट है। पाकिस्तान ने 6 से 7 बिलियन डॉलर ले लेना आईएमएफ से। 380 बिलियन डॉलर जो है वो स्पेंड हो चुकी है। अभी ये जनवरी फेब 2022 में वॉर शुरू हुई थी, रशिया यूक्रेन वॉर। लेकिन ना आज है, इसको कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। आईआर में कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। तो बटरफ्लाई इफेक्ट ये होता है कि एक जगह पे कोई चीज हो रही है तो उसका इफेक्ट आज ग्लोबल वर्ल्ड में दूसरी जगह पे नजर आते हैं। अब रशिया यूक्रेन वार हुई है तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। फूड क्राइसिस हो गया शुरू दुनिया में। ठीक है। ग्लोबल फूड चेन पे सप्लाई पे फर्क पड़ जाता है ना, एनर्जी क्राइसिस शुरू हो गया। 400 बिलियन डॉलर आपका खर्चा हो गया और कोई फायदा भी नहीं। इसमें से 118 बिलियन डायरेक्ट मिलिट्री एड दी है वेस्ट में। ये एक फिगर्स है आपने याद रखने के, 400 बिलियन डॉलर जो है वो ओके, ऑलमोस्ट 400, 380 बिलियन। लार्जेस्ट मिलिट्री एड टू यूक्रेन जो है वो किसने दी है जी? यूएसए ने 56 बिलियन अकेले में। फिर बता रहा हूँ, पाकिस्तान को 7 बिलियन डॉलर चाहिए होते हैं और ये देखिए 56 बिलियन डॉलर। तो दुनिया का जो सबसे अमीर तरीन बंदा है उसकी एसेट्स हैं वो 262 बिलियन डॉलर। एलन मस्क। ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये आप डेली माइंड में ड्रिल डाउन किया करें। तो नेटो एंड ईयू मेंबर्स ने 50 बिलियन डॉलर सिक्योरिटी असिस्टेंस दी है। वही जो 380 बिलियन डॉलर उसमें नेटो ने और ईयू मेंबर्स ने 50 बिलियन डॉलर दी है। फाइनेंशियल, मिलिट्री एड, फाइनेंशियल एड एंड ह्यूमैनिटेरियन एड, याद रखना। इसराइल को कितना दे चुका है जी? 1948 से इसराइल को जो एड दी है ना, इसराइल ने, सॉरी यूएस ने इसराइल को जो एड दिया 158 बिलियन डॉलर का। 158 बिलियन डॉलर इसराइल को एड दिया मिलिट्री ने। ग्रेटेस्ट रेसिपिएंट इन हिस्ट्री, सबसे बड़ी हिस्ट्री में जो एड दी है ना किसी को, वो है 150 बिलियन डॉलर। और अफगानिस्तान पे कितने खर्च हुए थे ये याद रखना, 20 साल में अमेरिका के। 380 बिलियन डॉलर जो है वो वेस्ट के खर्च हो चुके हैं, स्पेंड हो चुके हैं रशिया यूक्रेन वॉर में, यूक्रेन को सपोर्ट करने। तो 3000 बिलियन डॉलर बनते हैं जी, जो अमेरिका ने 20 सालों में खर्च किए। 3000 बिलियन डॉलर 9/11 के बाद। 9/11 के बाद 2001 में अमेरिका आया और फिर 2021 में इसने इवेक्यूएट किया, 2021 में। 3000 बिलियन डॉलर लगे इसके लिए। ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर हैं, आपने ये याद रखना है। 20 साल में 3000 बिलियन डॉलर। तो अभी ताइवान में एक्सकेलेट हो रही है ना इशू। तो ताइवान को क्यों सपोर्ट करता है अमेरिका? जो है ना वो हिपोक्रेट है, मुनाफिक है। वो अपनी फॉरेन पॉलिसी फॉरेन चेंज कर रहे थे जहां उसे कंसर्न होते हैं। जैसे पाकिस्तान के साथ जब अफगानिस्तान में उसे कंसर्न थे तो पाकिस्तान की तरफ वो टिल्ट हो गए। अब उसे पाकिस्तान में अफगानिस्तान में कोई कंसर्न नहीं है तो वो पाकिस्तान के साथ उसके वो रिलेशन नहीं है, फ्रोज रिलेशन है। इसी तरह अभी ताइवान को सपोर्ट कर रहे हैं ना अमेरिका। उसने यहाँ एक पूरा सिस्टम भी दिया है। तो 21वीं सदी में जो दुनिया का इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो है सेमीकंडक्टर। 20वीं सदी में ऑयल था तो ईरान मिडिल ईस्ट में चला गया, यूएसए। अब सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट है तो ताइवान की एक कंपनी है टीएसएमसी कहते हैं, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये दुनिया का 60% जो है ना सेमीकंडक्टर, ये कंप्यूटर के अंदर और हर चीज के अंदर चिप होती है ना, तो ये टीएसएमसी अकेला दुनिया का 60%। वैसे तो ताइवान 90% देता है पूरी दुनिया को सेमीकंडक्टर। लेकिन जो जदीद सेमीकंडक्टर है जिसमें मॉडर्न है उसमें 60% शेयर है ताइवान। सेमीकंडक्टर जमीन से निकलता है लेकिन ये नैनो टेक्नोलॉजी है, एडवांस। तो अगर यूएस से चाइना, यूएस ताइवान चाइना वॉर हो जाए तो अमेरिका को डर है कि मेरी इंडस्ट्री ना बंद हो जाए, सारा मैं जो इम्पोर्ट करता हूँ सेमी कंडक्टर। ठीक है। तो चाइना जो है वो 3 नैनो
3 नैनोमीटर की चिप बना रहा है। ये चिप जो होती है उसमें नैनोमीटर उसकी जो विड्थ है उसका, तो वो बड़े क्लोजली होती है, प्रिसाइजली। और वैसे तो बड़ी चिप वाले बन रहे हैं 28 नैनोमीटर, लेकिन ये वाले मिलिट्री हार्डवेयर में यूज होते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट। ये ताइवान की जो टेक्नोलॉजी है वो बाहर है। बाकी कंट्री भी बना रहे हैं, अभी इंडिया में भी लगा है सेमीकंडक्टर जो उसका एक। आजरबाईजान आपको पता है मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वो इसराइल को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान आजरबाईजान को सपोर्ट करता है। पाकिस्तान, आजरबाईजान और तुर्की का एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन ये आजरबाईजान इसराइल को सपोर्ट करता है, क्योंकि इसराइल के साथ उसने अपना, उसके 40% जो एनर्जी है वो इसराइल की पूरी कौन करते हैं, आजरबाईजान है। मुस्लिम कंट्री 97% मुस्लिम है, लेकिन इसने अपनी इकोनॉमी को भी तो देखना है। अजरबैजान ने 1991 में इसराइल को तस्लीम कर लिया था। इसराइल ने भी इसे, इसराइल ने इसे तस्लीम किया था अजरबैजान ने 1991। मीन्स के जब यूएसएसआर रशिया डिसइंटीग्रेट हुआ, अजरबैजान बना, तो इनके अच्छे रिलेशन है। अभी रशिया इसराइल गाजा वार हुई है, तो इसने अपना बैलेंस स्टैंस रखा है, दोनों को कहा है कि दोनों सही नहीं कर रहे। ठीक है, इसराइल को भी और दूसरे को भी, कि न्यूट्रल अप्रोच रखी। 40% ऑफ ऑयल जो है वो इसराइल बाय करता है अजरबैजान से। पाकिस्तान ने नेतन्याहू को टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है, जो उनका प्रेसिडेंट है। बैन किया हुआ है कोको कोला को, मैकडोनल्ड को। हरिकेन ऑफ चेंजेस ब्लोइंग थ्रू द वर्ल्ड। एक हरिकेन आ रहा है जो पूरी दुनिया में, किसका, डेमोक्रेसीज का। इलेक्शन हुए आपको पता है, यूके में भी कंजर्वेटिज्म चली गई है और लेबर पार्टी की हुकूमत आ गई है। फ्रांस में भी लेफ्ट राइट विंग पार्टी की गवर्नमेंट आ गई है। ईरान में मसूद पजिशकियान जो उनके प्राइम मिनिस्टर हुए बन गए। कैलाश सत्यार्थी, इसने चाइल्ड लेबर पे काम किया, इसको याद रखना है। कैलाश सत्यार्थी जो है, ये इसको मलाला यूसुफ के साथ नोबेल प्राइज मिला था इकट्ठे दोनों को। नोबेल प्राइज एक बंदे को मिलता है या हाफ हाफ भी मिलता है, मतलब दोनों को। तो मलाला यूसुफजई को और इसको कैलाश सत्यार्थी को, दोनों को 2014 में नोबेल प्राइज मिला था। दोनों को एक ही नोबेल प्राइज। और इसकी किस पे है जी, बच्चों पे। जब जहाँ चाइल्ड लेबर की बात आएगी तो आप इसको पुट कर सकते हैं। कैलाश सत्यार्थी किससे इंस्पायर थे, महात्मा गांधी। इराक में भी, नेपाल में भी गवर्नमेंट चेंज हुई है जी, केपी शर्मा ओली की गवर्नमेंट आई है। और नेपाल में जो है ना वो मोनार्की खत्म हो गई थी 2008 में। ये बहुत दफा पास पेपर में भी आया है क्वेश्चन, कि नेपाल में मोनार्की एक बंदे का रूल जो था वो खत्म हो गया था 2008। डिक शूफ, डिक शूफ न्यू प्राइम मिनिस्टर बने नेदरलैंड के, राइट विंग से। राइट विंग जो होते हैं डिक शूफ, राइट विंग जो होते हैं फंडामेंटलिस्ट होते हैं ना, नेशनलिज्म को फ्लोर देते हैं। इमिग्रेशन इशू आया हुआ है ताइवान, इस तरह यूक्रेन से भी लोग भागना चाह रहे हैं यूरोप में, वेस्ट यूरोप में। तो अभी इनका भी एक नया प्राइम मिनिस्टर बना है, डिक शूफ। चाइनीज डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट किया है पिग लीवर को ना, तो ये पहली दफा हुआ है जेनो ट्रांसप्लांटेशन। तो ये आ सकता है जनरल साइंस क्वेश्चन। हाँ जी, भूटान जो है वो दुनिया का पहला कंट्री बन गया क्लाइमेट चेंज के ऊपर, आपको इसका पता नहीं। भूटान वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन नेगेटिव कंट्री, मतलब दुनिया में जो कार्बन इमिशन पे जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसको रियो समिट कहते हैं, रियो समिट। ये आपने पढ़ना है जी। 3 समिट हुई है, एक रियो डी जेनेरियो समिट हुई है।
रियो डी जेनेरियो जो है ये फ्रांस में, ब्राजील में। एक मॉन्ट्रियल कन्वेंशन हो गया। और एक हो गया पेरिस एग्रीमेंट 2015। ये क्लाइमेट चेंज के लिहाज से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वैसे तो पता होना चाहिए। 2015 में हुई थी। रियो समिट 1992 में हुई। और मॉन्ट्रियल कन्वेंशन ये 1987 में हुई। ये समिट्स हैं जी कुछ इंपॉर्टेंट, इनका हमें याद रखना चाहिए। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, रियो समिट, पेरिस एग्रीमेंट। और इनमें कहा गया था कि ओजोन के ऊपर ये हुई थी, ओजोन लेयर के प्रोटेक्ट करना। तो कार्बन एमिशन के ऊपर हुई थी, कार्बन कंट्रीज जो है वो कार्बन निकलती है उनमें से, जो धुआं निकलता है, और ये सारा इंडस्ट्रीज निकल लगाते हैं जो। पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया का 1% भी नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज में 10 कंट्रीज की लिस्ट में है। भूटान जो है ये छोटा सा कंट्री है, लेकिन ये कार्बन नेगेटिव बन गया। मतलब ये 1% भी इसका, एक 0.00% भी नहीं है इसका शेयर। तो ये आ सकता है पेपर में, क्योंकि इनका रूल है, इनका जो एरिया है उसमें 71% जो है वो दरख्त हैं। पाकिस्तान में मेरे 4.9% है, ये भी आ जाते हैं। पाकिस्तान में 4.9% जो है ना वो फॉरेस्ट है। और आइडियली 25% फॉरेस्ट होने चाहिए कंट्री के अंदर। 25% फॉरेस्ट होने चाहिए, जंगलात। इसके अंदर देखे 71% है। इसके अलावा बेसन ऑफ द कार्बन, बेसन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो अमेजोन के जंगलात को कहते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े जंगलात है, तो वो दुनिया का कार्ब ऑक्सीजन का बेसन है या हाउस है। पाकिस्तान अजरबैजान प्रेसिडेंट का विजिट हुआ था 11 जुलाई को। उन्होंने कहा था कि $2 बिलियन की हम ट्रेड करेंगे। 2024 में, सितंबर 2024 में इलेक्शन है, इंडिया के साथ ट्रेड $2 बिलियन। अजरबैजान नाउ एंटी इंडिया बन गया ना। नगोर्नो काराबाख रीजन पे पाकिस्तान का कंफ्लिक्ट था, इनका आर्मीनिया अजरबैजान का। तो पाकिस्तान अजरबैजान को सपोर्ट करता है, और इंडिया जो है वो आर्मीनिया को सपोर्ट करता है, क्योंकि जो इसका मुखालिफ है। इन्होंने डील किया $2 बिलियन जो है इन्वेस्टमेंट कर। इसके प्रेसिडेंट का नाम भी पूछ लिया जाता है। अली अली है इसका नाम, अलीयव। ये जी, अलीयव, इल्हाम अलीयव, प्रेसिडेंट अजरबैजान। अजरबैजान में अभी जो है ना वो समिट होनी है, अक्टूबर नवंबर के अंदर समिट है, अभी ये याद रखना, COP 29। बहुत इंपॉर्टेंट। क्लाइमेट चेंज की जो इस साल समिट होनी है वो अजरबैजान है। ये हर साल क्लाइमेट चेंज पे ऐसे वगैरह या पाकिस्तान अफेयर में आ जाते, तो ये समिट लाजमी करनी है। COP 28 हुई थी दुबई में पिछले साल, जो हुई थी यूएई में हुई थी। और इस साल कहाँ हो रही है, अजरबैजान। कैलिनग्रैड इज इम्पोर्टेंट फॉर एशिया, ये वन पेपर में आया होता है जी, मैं एक जगह पढ़ रहा था। कैलिनग्रैड इज द एरिया ऑफ, रशिया का एरिया। मेनलैंड रशिया से कुछ 300 किलोमीटर के फासले पे कैलिनग्रैड। देखिए रशिया पूरा है, मैं आपको इसके नक्शा बता दूँ थोड़ा। ये रशिया पूरा, ये यूरोप में फैला हुआ है, और इधर भी है एशिया में। तो इधर बाल्टिक स्टेट्स हैं, एस्टोनिया, लेटविया, लिथुआनिया, ये तीनों मेंबर बन चुकी हैं नेटो की। नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे। 2023 में फिनलैंड ने ज्वाइन किया था नेटो को।
स्वीडन ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, अभी 2024 के अंदर। ये सारे कंट्री बाल्टिक स्टेट्स के ऊपर जो है ये नेटो ज्वाइन कर चुके हैं, तो रशिया को तो प्रॉब्लम लगी ना अपनी सिक्योरिटी कंसर्न। तो एस्टोनिया, लेटविया, लिथुआनिया, इसके बाद ये इधर है जी कैलिनग्रैड। तो मेनलैंड रशिया से 300 किलोमीटर के पास पे, लेकिन ये रशिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इधर सारी नेटो की एक्सरसाइज हो रही होती है, तो रशिया को ये वाला इलाका बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको मैप से दिखा भी देता हूँ ताकि पता होना चाहिए ये एमसीक्यूज आया हो। रशिया ने अटैक क्यों किया यूक्रेन पे, इसीलिए किया ना क्योंकि वो मैप, यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर बनना चाह रहा था। ये है जी कैलिनग्रैड, कैलिनिनग्रैड कहते हैं इसे। ये देखिए, ये रशिया, एस्टोनिया, लेटविया, ये बेलारूस है। अभी बेलारूस जो है इसने ईसीओ ज्वाइन किया, पाकिस्तान में इसका हेड ऑफ स्टेट भी आया था ना, क्योंकि इसने एससीओ ज्वाइन किया, सॉरी, शंघाई कॉपरेशन, जो हमारे अभी इधर हुई थी। तो रशिया, ये सारा बाल्टिक स्टेट है, अब ये सारे कंट्री है ना, पोलैंड, ये सारे मेंबर बन गए नेटो के। अब रशिया को तो अपनी टेंशन लगी हुई है। देखिए, पोलैंड भी नाटो, लिथुआनिया भी, लैटविया भी, ऊपर स्वीडन, नॉर्वे, ये सारे नेटो के मेंबर हैं। अब रशिया को इधर से प्रॉब्लम होती है ना, नेटो एक्सरसाइज कर रहा होता है अपनी। फर्ज करो कोई अटैक हो गया तो रशिया कहाँ से जाएगा। तो एक ये वाला एरिया है रशिया मेनलैंड से दूर। अब ये सारे कंट्री इसके अगेंस्ट है, सिर्फ ये रशिया, बेलारूस जो है ना, ये इसकी बात रशिया के साथ है। इसीलिए तो इसका ब्रिक्स का मेंबर बन गया ना, बेलारूस, सॉरी, ईसीओ का, एससीओ का, शंघाई कॉर्पोरेशन, पिछले साल मेंबर बना था। तो रशिया के लिए ये इलाका बड़ा इम्पोर्टेंट है ना, बाहर है, कैलिनिनग्रैड। ये एमसीक्यूज आए हुए थे पेपर। तो 9 कंट्री हैं, इस तरह ये आपको जनरल नॉलेज तैयार होता जाएगा। जर्मनी, पोलैंड, बाल्टिक, रशिया, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, ये सारे मेंबर हैं। और रशिया का जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, सेंट पीटर्सबर्ग, ये मेनलैंड रशिया में। सेकंड लार्जेस्ट जो रशिया का सिटी है वो है कैलिनग्रैड, ये कैलिनिनग्रैड कहते हैं। कैलिनिनग्रैड पोलैंड, लिथुआनिया के साथ है, ये मैंने आपको बता दिया। 350 किलोमीटर है मेनलैंड रशिया से। पोलैंड ने बाल्टिक स्टेट्स ने 2024 4 के अंदर जो है वो नेटो ज्वाइन कर लिया था ना। और अभी 23 में फिनलैंड ने ज्वाइन किया, और 24 में जो है वो स्वीडन ने ज्वाइन किया। ये आ सकता है, 24 में किसने नेटो ज्वाइन किया, 2023 में फिनलैंड। तो लास्ट कंट्री, लेटेस्ट कंट्री वो ज्वाइन नेटो कौन सा है जी? इसको देखते हैं। ये एमसीक्यूज होते हैं जो पेपर में आए होते हैं। स्वीडन है जी, अब याद रख लीजिए सारा। टोटल नेटो के 32 मेंबर बन चुके हैं। 2024 में स्वीडन अनाउंस इज अटेंशन, अटेंशन की थी 2022 में, और मेंबर अभी 2024 में बने। तुर्की एंड हंगरी रिजेक्टेड स्वीडन मेंबरशिप। तुर्की और हंगरी ने इसकी बिड को जो है वो अपोजिट किया था, क्योंकि तुर्की और हंगरी जो है ये नेटो के मेंबर है ना। लेकिन 2 साल के बाद 2024 में इसने ज्वाइन किया, 7 मार्च को की थी। ओपन डोर पॉलिसी इज बेस्ड ऑन आर्टिकल 10, ठीक है। आर्टिकल 10 डोर, फाउंडिंग ट्रीटी का जो आर्टिकल 10 है वो इस पॉलिसी के तहत।
और हंगरी ने और इसे जो है वो, तो इसलिए कैलिनिनग्रैड रशिया के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये एमसीक्यूज भी आ जाते हैं और आपको पता भी होना चाहिए कि एक रशिया का पार्ट है, इसको हम कैलिनिनग्रैड कहते हैं। ट्रम्प और ताइवान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अभी यूएस के इलेक्शन होने वाले हैं, आपको पता है। 8 से 9 दिन रह गए। तो ताइवान, यूक्रेन ये देख रहा है कि कौन सा यूएस का जो है ना वो प्राइम प्रेसिडेंट बनेगा, उसके बाद फिर उसकी पॉलिसीज चेंज करते हैं। तो ये करंट अफेयर थे जी हमारे आज के। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे इस और